इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरों की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ओलंपिक में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल कर भारतीय खिलाड़ी आज देश वापसी कर रहे हैं। वो वापस देश लौट रहे हैं। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए दिल्ली में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं। दिल्ली की सड़कों पर उनके स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं। नेशनल स्टेडियम्स को फूलों से सजाया गया है। खिलाड़ियों के स्वागत के लिए उनके शहरों और गांव से लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं। पहले दिल्ली में उनका सम्मान होगा, फिर वो अपने शहरों में जाएंगे जहां मेडल वीरों को, ओलंपिक के मेडल वीरों को सम्मानित किया जाएगा। शाम 5:15 पर एयर इंडिया की फ्लाइट AI 307 से ये खिलाड़ी दिल्ली पहुंचेंगे। आज गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा के साथ सिल्वर मेडलिस्ट रवि दहिया, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम के अलावा महिला हॉकी टीम और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हमारे रेसलर्स भी जो हैं वो स्वदेश लौटेंगे। पुनिया भी आएंगे। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को एयरपोर्ट से मेजर ध्यानचंद स्टेडियम ले जाया जाएगा और शाम 6:30 बजे उनका सम्मान समारोह यहां पर होगा। तो जश्न की तैयारियां इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों ने 7 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने पहली बार ये गोल्ड मेडल जीता है, तो वहीं मीराबाई चानू ने ओलंपिक की शुरुआत सिल्वर मेडल के साथ ही की थी और रेसलर रवि दहिया ने भी सिल्वर मेडल जीता था। स्टार शटलर PV सिंधु ने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल के साथ जीत की शुरुआत की थी। पहलवान बजरंग पुनिया ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाई और भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक में भारत का झंडा बुलंद करने के बाद खिलाड़ी आज स्वदेश लौट रहे हैं। एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा और एयरपोर्ट से सीधे वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम पहुंचेंगे जहां उनको सम्मानित किया जाएगा। शाम 5 बजे का कार्यक्रम है, लेकिन अभी से यहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई है। इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और जो खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें, इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का शानदार प्रदर्शन रहा है। मेडल टैली में सबसे ज़्यादा 7 मेडल जीते हैं, जिनमें 1 स्वर्ण, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। PV सिंधु पहले ही स्वदेश लौट चुकी हैं। इसके अलावा आज बजरंग पुनिया और गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। आपको बता दें, इस बार भारत का प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक में ज़बरदस्त रहा है। सबसे पहले दिन मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर जीता था। उसके बाद रवि दहिया ने सिल्वर जीता कुश्ती में और उसके बाद मेडल का सिलसिला लगातार जारी रहा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भी इस बार ब्रॉन्ज मेडल जीता है और इसके अलावा बजरंग पुनिया ने कुश्ती में अपना दम दिखाते हुए ब्रॉन्ज मेडल पे कब्जा किया है। PV सिंधु ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने आखिरी दिन गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। देश में खुशी की लहर है और आज जब ये सभी खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे तो नेशनल स्टेडियम में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। फिलहाल नेशनल स्टेडियम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे बाईं तरफ नेशनल स्टेडियम है और उसके गेट के पास बिल्कुल यहाँ पर ओलंपिक का एक सिंबल है, इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं जहाँ पर लोगों ने साइन किए हैं। पहले से ही शुभकामना संदेश दिया था जो खिलाड़ी ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने गए थे और आज का ये कार्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये आयोजन किया गया है जहाँ खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए दिल्ली पुलिस को बाकायदा चिट्ठी लिखी गई थी कि सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए जाएं, क्योंकि जब खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे तो लोगों के भारी भीड़ जुटने की भी उम्मीद की जा रही है और जब एयरपोर्ट पर खिलाड़ी पहुँचेंगे वहाँ उनका भव्य स्वागत करते हुए सीधे यहाँ नेशनल स्टेडियम लाया जाएगा। कैमरा पर्सन जगदीश के साथ सैयद नज़ीर, इंडिया टीवी, दिल्ली। और मेरे सहयोगी सैयद नज़ीर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे नज़ीर का रुख करेंगे। सैयद नज़ीर, तस्वीरें तो हमने देखी, आपने हमें दिखाई किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं। कार्यक्रम में कौन कौन शामिल होगा और कैसे पदक वीरों का भव्य स्वागत और फिर उसके बाद सम्मान होगा। बिल्कुल देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है जब खिलाड़ी यहाँ पहुँचेंगे। हालांकि कुछ खिलाड़ी पहले ही स्वदेश लौट चुके हैं और नीरज चोपड़ा
बजरंग पुनिया शाम को यहाँ एयरपोर्ट पहुँचेंगे। एयरपोर्ट पर ज़बरदस्त स्वागत की तैयारी है और एयरपोर्ट से सीधे यहाँ मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम लाया जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ तमाम पुलिस के जो आला अधिकारी हैं सुबह से यहाँ हालात का जायजा ले रहे हैं और सुरक्षा की, जैसे कि मैंने बताया, अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट से लेकर नेशनल स्टेडियम तक दिल्ली पुलिस की चौकसी रहेगी जब खिलाड़ी पहुंचेंगे और तमाम वो खिलाड़ी जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे। पूर्व ओलंपियन मौजूद रहेंगे, खेल मंत्री मौजूद रहेंगे और हमारे, आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है ओलंपिक का और यहाँ मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का बोर्ड है यहाँ पर है और यहाँ पर सुबह से ही हलचल तेज है। नेशनल स्टेडियम के अंदर तैयारियां की जा रही है। शाम को जब कार्यक्रम होगा सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ मौजूद रहेंगे और जो ओलंपिक विजेता, इस बार भारत की टैली जबरदस्त रही है और 7 मेडल इस बार भारत ने जीते हैं। 2012 में लंदन ओलंपिक में 6 मेडल थे, लेकिन इस बार 7 मेडल भारत की झोली में आए हैं। ज्योत्सना, चलिए नजीर, नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आज की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी खबर ये है और आगे भी हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद देखिए बेकाबू ट्रक ने कहां ली 8 लोगों की जान। एक बड़ी खबर गुजरात के अमरेली से आ रही है जहां एक दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और 4 लोग घायल हो गए हैं। अमरेली में एक बेकाबू ट्रक झुग्गियों में घुस गया और उसने झुग्गियों के अंदर मौजूद लोगों को रौंद दिया। अंधेरा होने की वजह से अफरा तफरी मच गई। कई लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। तो अमरेली की तस्वीर आप ये देख रहे हैं जहां एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 8 लोगों की जान ले ली जबकि 4 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि ये ट्रक एक झुग्गी में घुस गया था। मेरे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, फिलहाल इस पूरी खबर पर क्या अपडेट है? सर, देखिए ये रात मध्य रात्रि में ये हुआ है हादसा, करीब 12 से 1 बजे के बीच में। और बताया जा रहा है कि सावरकुंडला से महुआ की तरफ जा रहा था ये ट्रक और सावरकुंडला के पास बाजड़ा एक जगह है जहाँ हाईवे से जब ये पास हो रहा था ट्रक तब इसका संतुलन बिगड़ गया और ये ट्रक जो है ये सड़क से उतर के सीधा झोपड़ी के अंदर घुस गया, झोपड़पट्टी में। और करीब 8 लोगों के मरने की खबर की पुष्टि अभी हो रही है और 4 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। ये मृत्यु का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जो इंजर्ड्स हैं उनको अमरेली के हॉस्पिटल में भेजा गया है इलाज के लिए और मुख्यमंत्री ने भी इस पूरे मामले पर शोक जताते हुए रिलीफ भी अनाउंस की है जो इन लोगों की मृत्यु हुई है और जो घायल हुए हैं। फिलहाल तथ्यों की जांच की जा रही है कि आखिर उसके बाद ही टेक्निकल खामी थी ट्रक में, ये सारी चीजें भी जांच की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्णय आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए महाराष्ट्र अनलॉक पर सियासी जंग कैसे हो गई शुरू। महाराष्ट्र में अनलॉक को लेकर ठाकरे सरकार और बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी पूरे महाराष्ट्र में मंदिर खोलने की मांग कर रही है और इसको लेकर बीजेपी आज नासिक के त्र्यंबकेश्वर समेत राज्य के जगह जगह मंदिरों में प्रदर्शन करेगी। मंदिर खोलने की मांग पर एमएनएस भी बीजेपी के साथ आ गई है। मंदिर खोलने को लेकर हंगामे के बीच आज महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स की बैठक भी होने जा रही है जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी हिस्सा लेंगे। हालांकि उद्धव ठाकरे ने रविवार को हुई बैठक के बाद ही ऐलान किया कि संक्रमण की रफ्तार जहां कम हो रही है तो वहीं ढील देने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे फैसले सरकार बेहद एहतियात के साथ ले रही है। आने वाले दिनों में सरकार पाबंदियों में और ढील देने जा रही है, लेकिन हर कदम हम सावधानी से उठा रहे हैं। लोकल ट्रेन में वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले यात्रियों को छूट समेत और भी फैसले जल्द लिए जाएंगे। हर फैसले के साथ हमें ये तय करना होगा कि इस कदम से संक्रमण की कोई और लहर नहीं पैदा हो। जहां संक्रमण कम हुए उन 25 जिलों में सरकार ने पाबंदियों में पूरी ढील दी है। उधर महाराष्ट्र में अनलॉक के बाद कोरोना की सख्त गाइडलाइंस को लेकर बीजेपी का रुख भी हमलावर है। बीजेपी ने पहले लोकल में वैक्सीनेशन कराए लोगों को छूट देने की मांग की।
इसके लिए मुंबई में अलग अलग स्टेशंस पर प्रदर्शन भी किया गया। सरकार ने 15 अगस्त तक लोकल के पास जारी करने का ऐलान किया। अब राज्य की बात की जाए तो यहाँ मंदिर खोलने की मांग के लिए प्रदर्शन लगातार बीजेपी का जारी है। बीजेपी के नेता आज नासिक के त्र्यंबकेश्वर में प्रदर्शन करेंगे। बीजेपी की दलील है कि राज्य में शराब के ठेके खुल सकते हैं तो मंदिर पर पाबंदी क्यों है। रेल के सफर की अनुमति भी उसके लिए और इंतजार करना होगा। और रेस्टोरेंट की बात करते हैं, धड़ल्ले से मुंबई शहर में बियर बार रेस्टोरेंट हफ्ता देकर के चल रहे हैं। वाजे के कार्यकाल में जिस प्रकार से रेट कार्ड था, उसी रेट कार्ड के तहत लाखों करोड़ों रुपए के हफ्ते वसूले जा रहे हैं। और वही कारण है अन्य दुकानें खोलेंगे पर उनको अब तक अनुमति नहीं दी। तो महाराष्ट्र के कई शहरों में बीजेपी का आज प्रदर्शन होगा और ऐसे में मेरे सहयोगी जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। जयप्रकाश, विपक्ष का कितना प्रेशर सरकार के ऊपर? आज तो त्र्यंबकेश्वर में भी बीजेपी का प्रदर्शन। बिल्कुल ज्योति, देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में साधु संत और महात्मा जुटे हुए हैं और ये सभी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर जहाँ पर अभी हम मौजूद हैं ये तुरंत खोला जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में श्रावण महीने की शुरुआत हो गई है और इस श्रावण महीने की शुरुआत में ये मंदिर खोलने की मांग चल रही है। ये मंदिर जो है खोलने की मांग किस तरीके से यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र में गत 1.5 सालों से मंदिर बंद है। हिंदू धर्म पर बार बार अन्याय होते जा रहा है। इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि दे। इस मांग को लेकर आज ये बड़ा त्र्यंबक भगवान के सामने सावन महीने का सोमवार है। त्र्यंबक भगवान को विनती कर रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को सद्बुद्धि दे और मंदिर के कपाट जल्द से जल्द खोले जाए। मांग चल रही है। मुख्य महंत जो है यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मुख्य महंत, आप बताएं महंत जी की कितने महीने से ये मंदिर बनने लगा था? मैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कोषाध्यक्ष महंत शंकरानंद सरस्वती हूँ। मैं पिछले 1.5-2 सालों से इस भारत देश में देख रहा हूँ कि कोरोना काल चल रहा है, मगर हमने देखा ये कोरोना के चलते हुए 2021 में मार्च अप्रैल में हरिद्वार में कुंभ हो सका और अभी भी इस समय मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राज्यों में मंदिर खुले हुए, लोग दर्शन कर रहे हैं। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में ये मोहरवाड़ी सरकार डुप्लीकेट कार्बन कॉपी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिसके पिताजी ने पूरे जीवन भर हमारे हिंदू लोगों को गुमराह किया, जिसका बेटा आज कार्बन कॉपी बन के मुख्यमंत्री बना है, कि जिसका कंट्रोलर शरद पवार, अजित पवार कर रहा है। मंदिर खोलना ही चाहिए कि लोग भूखे मर रहे हैं। और कल ही अजित पवार ने पूना खोल दिया। जब पूना इतनी बड़ी सिटी खोल सकती है और ये छोटे छोटे तीर्थ नहीं खोल सकते, ये मुख्यमंत्री है कि कौन है? ये तो लोगों का विरोधी है। इसको तो इस महाराष्ट्र में रहने का भी अधिकार नहीं है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर आए हैं ज्योति, और जिस तरीके से बीजेपी यहाँ पर आई है, मंदिर बंद, जो शराब और जो रेस्टोरेंट है वो खुले हुए हैं, ऐसा इनका यहाँ पर कहना है। और मंदिर के गेट के बाहर जो है, मंदिर के गेट के बाहर बिल्कुल जेपी, हम देख रहे हैं कितना गुस्सा और रोष लोगों में है, खासकर मंदिर के महंत पुजारियों में। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा सकता है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मराठा आरक्षण को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और कहा कि मराठा आरक्षण बहाल करने के लिए केंद्र को आरक्षण पर 50% की सीमा हटानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की छूट के बिना राज्यों को ओबीसी की अपनी लिस्ट तैयार करने और आरक्षण देने में मदद नहीं मिलेगी। केंद्र ने मराठा आरक्षण के मुद्दे पर इसको हल करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार देने संबंधी फैसला किया है। मॉनसून सत्र में इसका प्रस्ताव संसद में रखा जा सकता है। अब मांग ये की जा रही है कि आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार संसद में रखे। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सांसद इस मांग को रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण की 50% लिमिट बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव मॉनसून सत्र में पारित करके केंद्र को भेज दिया है।
खिलाड़ियों के सम्मान समारोह की जगह बदली गई। दिल्ली के अशोका होटल में अब खिलाड़ियों का सम्मान समारोह होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में यह सम्मान समारोह होना था, लेकिन अब ये जगह बदल दी गई है। अब आपको बता दें कि दिल्ली के अशोका होटल में सम्मान समारोह होगा। आज टोक्यो से भारत के जो चैंपियंस हैं वो वापस लौट रहे हैं और ऐसे में उनका सम्मान समारोह का पूरा कार्यक्रम शाम 6:30 बजे लाइनअप था, लेकिन अब वेन्यू यानी कि जगह चेंज कर दी गई है। तो दिल्ली के अशोका होटल में ये सम्मान समारोह होगा। आपको बता दें कि गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा आज वापस आ रहे हैं टोक्यो से। उनके साथ बजरंग पुनिया, जिन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला है, वो भी वापस आ रहे हैं। साथ ही है पुरुष हॉकी टीम, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में 41 साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा विमेन्स हॉकी टीम के खिलाड़ी भी वापस आ रहे हैं और आज सभी पदकवीरों का दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सम्मान होना था, लेकिन अब वेन्यू किन्हीं कारणों की वजह से बदल दिया गया है और जो नया वेन्यू है वो है अशोका होटल, जहां पर इन खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा, हौसला अफजाई की जाएगी। क्योंकि अगर इस बार के ओलंपिक्स की बात करें तो भारत ने अब तक के अपने ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल्स यानी कि 7 मेडल इस बार जीते हैं और कई नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। हॉकी में देख लीजिए, 41 साल बाद मेडल मिला है। जैवलिन थ्रो की बात करें तो ये भारत का पहला मेडल है और 125 साल बाद ट्रैक एंड फील्ड में भारत को ये पहला मेडल मिला है। इससे पहले आज तक ओलंपिक्स में किसी भी खिलाड़ी को एथलेटिक्स या ट्रैक एंड फील्ड में ये मेडल नहीं मिला है और जो खाता खुला वो भी स्वर्ण पदक के साथ। इसके अलावा जो जीत की शुरुआत है वो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग से डे 1 ही कर दी थी। और मेरे सहयोगी नजीर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नजीर, स्वागत के लिए, सम्मान के लिए वेन्यू बदल दिया गया है, क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहे? देखिए, जो सुबह से ही यहाँ पर दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए, बारिश की संभावना है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने अभी स्टेडियम के बाहर के हालात का जायजा लिया और हालात का जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया कि वेन्यू, जो सम्मान समारोह का वेन्यू था पहले नेशनल स्टेडियम, उसको अब शिफ्ट अशोका होटल में किया गया है। जब खिलाड़ी एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीधे वहां से अशोका होटल जाएंगे, जहां खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर खुद वहां मौजूद रहेंगे, जहां तमाम खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। फिलहाल आखिरी क्षण में पहले ये बताया गया था कि मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में सम्मान समारोह होगा, लेकिन जिस तरह से दिल्ली के मौसम का मिजाज बदला है और शाम का ये कार्यक्रम है और बारिश की संभावना बनी हुई है, इसी वजह से ये कार्यक्रम बदला गया है। नजीर, वक्त कम, तैयारियां ज्यादा, क्योंकि वेन्यू चेंज हो चुका है। जो खिलाड़ी पहले से पहुंच गए हैं मेडलिस्ट, क्या वो भी यहाँ पहुंचेंगे? देखिए, जो खिलाड़ी पहले से यहाँ पहुंचे हुए हैं वो ऑलरेडी होटल में मौजूद हैं और जैसा कि आपको बताया कि अशोका होटल में सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और वहीं पे सारे खिलाड़ी जो सीधे टोक्यो से एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से एयरपोर्ट से सीधे अशोका होटल पहुंचेंगे और फिर वहां पर सम्मान समारोह होगा। बहुत शुक्रिया नजीर आपका तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो पंजाब से आ रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज राजधानी दिल्ली आकर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी आलाकमान को अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड देंगे और मंत्रिमंडल में फेरबदल पर भी सोनिया गांधी के साथ चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये पहला दिल्ली दौरा है जिसमें वो सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोनिया गांधी से मुलाकात और कहा यह जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, क्या निकल चुके हैं वहां से? फिलहाल अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया आला कमान के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। समय मांगा गया है, जैसे उनको समय मिलता है वो यहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए निकलेंगे और कैप्टन सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। न सिर्फ अपना रिपोर्ट कार्ड बल्कि जो एक्सपेंशन, कैबिनेट एक्सपेंशन की लगातार बात चल रही है उस पर भी चर्चा जो है वो हो सकती है। और माना यह जा रहा है कि जितने भी कैबिनेट मंत्री थे जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जाकर नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो यहाँ तो उनके विभागों में बंटवारा किया जा सकता है, उनसे महत्वपूर्ण विभाग लेकर उन्हें दूसरे विभाग दिए जा सकते हैं या फिर उनकी जगह किसी और विधायक को इसमें चुन सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम अपडेट्स के लिए।
आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक नया इतिहास बनाएंगे। पीएम मोदी आज यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में समुद्री सुरक्षा पर एक खुली बहस की अध्यक्षता करेंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओपन डिबेट की अध्यक्षता करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इस वर्चुअल डिबेट में समुद्री अपराध और समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के मुद्दों पर चर्चा होगी। यूएन की इस ओपन डिबेट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी हिस्सा लेंगे। इस बहस में यूएन की सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों के भी शामिल होने की संभावना है। ऐसा पहली बार होगा जब समुद्री सुरक्षा जैसे गंभीर मसले पर उच्च स्तरीय और खुली बहस होगी। भारत 2 साल के लिए सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और इस साल अगस्त महीने के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता कर रहा है। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना की नवी किश्त भी जारी करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। पीएम किसान सम्मान निधि की इस नई किश्त में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे और 9 करोड़ 75 लाख किसानों को सीधे तौर पर इसका फायदा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे और साथ ही लाभार्थियों से भी संवाद करेंगे। आपको बता दें कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से हर साल 6,000 रुपए किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाते हैं और हर 3 महीने में 2,000 रुपए की किश्त जारी की जाती है। इस योजना के तहत अब तक कुल 1 करोड़ 38 लाख रुपए किसानों के अकाउंट में भेजे जा चुके हैं। पीएम किसान की पिछली यानी कि 8वीं किश्त मई महीने में जारी की गई थी, जिसमें 9 करोड़ किसानों को 2,000 रुपए की किश्त दी गई थी। पीएम मोदी ने इस बारे में ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। पीएम ने लिखा, देश के परिश्रमी किसानों के जीवन को अधिक से अधिक आसान बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में मुझे आज दोपहर 12:30 बजे पीएम किसान निधि सम्मान की अगली किश्त जारी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस दौरान देश भर के 9 करोड़ 75 लाख से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। मुझे पीएम किसान के कुछ लाभार्थियों के साथ संवाद का सुअवसर भी मिलेगा। इस योजना से जिस प्रकार हमारे किसान भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है, वो अत्यंत हर्ष का विषय है। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद जल्द सुलझ सकता है। दोनों राज्यों के बीच बातचीत के जरिए विवाद कम करने की कोशिश लगातार हो रही है और इसी कड़ी में आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के दौरान हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ असम बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री से मुलाकात से पहले असम और मिजोरम की सरकारें इस बात पर सहमत हो गई हैं कि वो सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए निकालेंगे। 26 जुलाई को असम के 6 पुलिस जवानों की मिजोरम की ओर से चली गोली की वजह से जान चली गई थी। उसके बाद दोनों राज्यों के बीच विवाद को उलझ गया था, उसे सुलझाने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हिमंता बिस्वा शर्मा की मुलाकात को समस्या का हल निकालने के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्र की तरफ से पहले ही कई मौकों पर हस्तक्षेप किया जा चुका है। दोनों राज्य के मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप को छोड़ बातचीत की टेबल पर साथ आए हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इससे पहले मिजोरम के सीएम की विवाद सुलझाने के प्रति उनके रवैये की तारीफ की है। हाल ही में असम मिजोरम सरकार ने साझा बयान पर दस्तखत भी किए हैं। सहमति बनी है कि अब दोनों ही राज्य उन इलाकों में पुलिस की पेट्रोलिंग नहीं करेंगे जहां पर संघर्ष की स्थिति बनी थी और जिन्हें लेकर अभी तक विवाद सुलझा नहीं है। इसके अलावा असम सरकार की तरफ से उस एडवाइजरी को भी वापस ले लिया गया था जहां पर यात्रियों को मिजोरम न जाने की हिदायत दी गई थी। ऐसे में पिछले कुछ दिनों में विवाद भी कम हुआ और स्थिति भी सुधरती हुई नजर आई। तो पीएम मोदी से हिमंता बिस्वा शर्मा की आज मुलाकात है। विवाद का हल निकालने की कोशिश के तौर पर इस मुलाकात को देखा जा रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राहुल गांधी का मिशन कश्मीर। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।